सर, अब जो तस्वीर हरियाणा में उभरी है उसमें एक आम आदमी पार्टी ने एक नया एंगल जोड़ दिया है, क्योंकि 3-4 जगह पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ इतनी सीटें, इतने वोट हासिल कर लिए जो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो जीत का मार्जिन था उससे ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी सवा शेर बनी हुई है। ये कह रही कि अगर हमारे साथ गठबंधन कर लेते तब देखते बीजेपी कतई सत्ता में नहीं आती, हमारी बदौलत कांग्रेस जीत जाती चुनाव। अब ये मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जबकि उनकी सब जगहों पर जमानतें जब्त हो गई हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में और हरियाणा में दोनों जगह नोटा से कम वोट पाया है। पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में कहावत है कि सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। आप देखें, इस बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को मालूम है कि दिल्ली का ये चुनाव उन पे भारी पड़ने जा रहा है। उनको मालूम है कि दिल्ली के चुनाव वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। हरियाणा में उन्होंने कहा था कि मेरी ईमानदारी के नाम पे वोट पड़ेगा, पड़ गया ना। उनकी ईमानदारी के नाम पे वोट। देखिए, हरियाणा उनका गृह प्रदेश है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि घर में तो लोग आपको पहचानते हैं ना, तो आपको नोटा से भी कम वोट मिलता है। बहरहाल, सबसे पहले कल पहला तीर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको दिल्ली में इस बार चुनाव जीतने के लिए, अपने को बचाने के लिए कांग्रेस की मदद की जरूरत है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस लौट आए, तो इसलिए उन्हें मदद भी अपनी शर्तों पे चाहिए। वो चाहते हैं समझौता अवश्य हो कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में बहुत दब के काम करे। इसलिए कल जो पहला बयान आया वो ये आया आम आदमी पार्टी से कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है। दूसरा बयान शिवसेना से आया, क्योंकि शिवसेना को भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है महाराष्ट्र में। और शिवसेना का मैं सामने आपको संजय राउत का बयान और सामने में देख के पढ़ा हुआ सुना रहा हूं कि हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। ये उसके ओवर कॉन्फिडेंस और उनके अहंकार का नतीजा है। अहंकार कह रहे हैं। फिर ममता का बयान आया, ये कांग्रेस के अहंकार की हार है। और आज फाइनली अखिलेश यादव को आपने देखा, उन्होंने 10 में से 6 सीट जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उसमें एक तरफा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो हकीकत ये है कि जीती भाजपा है, हारी कांग्रेस है, लेकिन पिटाई कर रहे हैं सब इंडी गठबंधन के लोग राहुल गांधी की। मतलब ममता भी चढ़ बैठी, शिवसेना भी चढ़ बैठी, यहाँ केजरीवाल भी चढ़ बैठे, अखिलेश यादव भी चढ़ बैठे। ये हाल है। पर सर, राहुल गांधी ने तो एक विजय संकल्प यात्रा भी निकाली थी। और उमर अब्दुल्ला ने भी ज्ञान दे दिया। और उमर अब्दुल्ला ने भी आज राहुल गांधी को ज्ञान दिया। कह रहे आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस को। सर, वहां तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, 6 जो लोग वहां पर कांग्रेस के जीते हैं वो सारे के सारे मुस्लिम ही तो हैं, और जम्मू रीजन में तो कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए, चुनाव के बीच में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि राहुल गांधी घाटी को छोड़ें, घाटी को हम संभाल लेंगे, जम्मू रीजन पर कॉन्सेंट्रेट करें, वहां फोकस करें। एक सीट रजौरी की एक सीट कांग्रेस को मिली है, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को मिली है। बाकी उनकी 5 सीट कश्मीर से आई है। राहुल गांधी का कोई कश्मीर नहीं। राहुल गांधी को आप समझिए कि अगर पार्टी कहीं जीतती है तो उसमें राहुल का कोई श्रेय नहीं है, पार्टी कहीं हारती है तो राहुल का उसमें कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी इनसिग्निफिकेंट। हरियाणा मतलब हुड्डा था, कर्नाटक मतलब सिद्धारमैया और शिव कुमार था, तेलंगाना मतलब रेवंत रेड्डी था। राहुल गांधी की जितनी जगह जहां पे जो कुछ भी जीत भी नजर आती है, जो उनके क्षेत्रीय छत्रप है, उन्होंने राहुल गांधी को अगर शुद्ध भाषा में कहे तो ठेंगे पे रख दिया है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अपनी चलाई। हुड्डा को आप देख ले, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते चले गए, लेकिन उन्होंने कुमारी शैलजा को टिकट ही तक नहीं दिया, एक टिकट नहीं दिलवा पाएगी। कश्मीर में आप देख लें किस तरह का, जम्मू में आप देख लें कहीं इनको पैर रखने की जगह नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में आपको याद है जब इन्होंने बनाया था उसको, भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री, तो बात हुई थी 2.5 साल वो रहेंगे और 2.5 साल टी सिंहदेव रहेंगे। 2.5 साल बाद मुकर गए थे। भूपेश बघेल ने मना कर दिया। फिर इन्होंने जाके कर्नाटक में ही फार्मूला दोहराया कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। डीके शिव कुमार को यह बात मालूम थी कि कांग्रेस की बात सिद्धारमैया सुनने वाले नहीं, राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी की बात उनके अपने लोग नहीं। तो उन्होंने, देखिए ये भी सुनिए, आज सिद्धारमैया के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की इंक्वायरी हो रही है और वो कागज जिस विभाग से लीक हुए हैं उस विभाग का मंत्री डीके शिव कुमार है, क्या ये संयोग है? खेला अंदर खाने ही हो रहा है सर, खेला अंदर खाने ही हो रहा है। पर सर, राहुल गांधी की बात तो हुड्डा ने भी नहीं मानी ना। राहुल गांधी तो चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। अब सोचिए, केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं सुन रहे थे हुड्डा, 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आप सही कह रहे, कुमारी शैलजा को टिकट तक नहीं दिया। तो ये कैसा केंद्रीय नेतृत्व है सर, जिसके कि क्षेत्रीय नेता सुन ही नहीं रहे?
देखिए, मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में हाई कमांड का कल्चर हुआ करता था, लेकिन हाई कमांड कल्चर इसलिए हुआ करता था क्योंकि इंदिरा गांधी खड़ी रहती थी और इंदिरा के नाम पे वोट पड़ जाते थे, उन्हीं के नाम पे लोग जीत जाते थे, तो वो हाई कमांड थी। राहुल गांधी के नाम से तो ये हुआ कि अभी जब पंजाब में पिछला चुनाव हो रहा था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मैं पंजाब कांग्रेस को जीत के दे दूंगा, शर्त सिर्फ इतनी कि राहुल गांधी यहाँ ना आए। राहुल गांधी मुंह फुला लिए गए नहीं और कैप्टन अमरिंदर जीत गए। वो अलग बात है कि राहुल गांधी ने इसको अपना इतना ईगो पे ले लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब से निकाल दिया, अपने पंजाब कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया। वो अलग बात है कि उसके बाद जो पंजाब में आपकी कांग्रेस है वो चन्नी और सिद्धू के बीच में फुटबॉल बन के रह गई। लेकिन इसको समझें कि राहुल जो हाई कमांड का कल्चर था वो ना अब जो कांग्रेस नेतृत्व ना वो हाई बचा और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं। कोई नहीं सुन रहा सर राहुल गांधी की। पर सर बीजेपी की जीत को लेकर कहीं किसी भी एग्जिट पोल में कोई रुझान नहीं आया, अंडर करंट था। और यहां पर यह मानकर चला जाए कि आरएसएस पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई थी, घर घर जाकर वोटर्स को बाहर निकाल रही थी, जो काम लोकसभा चुनाव के बीच में रुक गया था नड्डा के स्टेटमेंट के बाद। तो यहां पर यह मानकर चला जाए कि पूरी तरीके से ग्राउंड पर काम हो रहा था बीजेपी के पक्ष में। अंजू जी, ये बात मैं लगातार मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे भी कही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले संजय दीक्षित साहब के प्रोग्राम में जयपुर डायलॉग्स में भी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आरएसएस से जो उनकी मतभेद हो गया था वो आरएसएस दोबारा हरियाणा में जमीन पे काम करती नजर आई। लोकसभा चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ता ढूंढने नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में डिक्लेयर कर दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जाके भाजपा को भी समझ में आएगा कि बिना आरएसएस के काम नहीं चलेगा और आरएसएस को भी समझ में आया होगा कि जब तक भाजपा है तभी तक हमारी पूछ है। कुल मिलाकर हरियाणा में फिर दोनों आपको एक होते नजर आए और आरएसएस आपको जमीन पे जबरदस्त काम करती नजर आई। ये इनका सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए हरियाणा से इनका टेक अवे है साहब। देखिए, मतलब इतिहास बन गया। जिस प्रदेश में आज तक कभी कोई पार्टी 3 जीत नहीं जीती, उसमें आप पिछली बार 40 सीट जीते थे, इस बार 48 सीट नहीं आ रहे, 47 सीट ले आए, आप स्पष्ट बहुमत से ले आए, तो बहुत बड़ा काम हो गया साहब। बहुत जबरदस्त सीट जीत रही है। और ये आरएसएस के लिहाज से दूसरा आपका सवाल क्या था, तो आरएसएस का था, दूसरी बात आप क्या कह रही थी? मैं दूसरी बात ये कह रही थी कि आपको अब क्या लग रहा है आगे चलकर इस जीत का, जो बीजेपी ने जीत अर्जित की है, इसकी पीएम मोदी ने भी कहा बात दूर दूर तक जाएगी, तो कितनी दूर तक जाएगी? महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी इसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा, महाराष्ट्र होगा, झारखंड होगा, दिल्ली में होगा। और सबसे बड़ी बात अभी जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको भी आपको नजर आएगा 10 सीट पे इम्पैक्ट। और जहां तक पीएम मोदी की बात है, पीएम मोदी फाइनली, चाहे पीएम मोदी हो चाहे मोहन भागवत हो, वो ना कहीं इस बार एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दिया, कटोगे तो बटोगे कह के। उसी बयान को मोदी ने 2-3 दिन लगातार दोहराया। उसी बयान को हिंदू राष्ट्र की बात जमाने बाद आरएसएस को भी याद आया, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और योगी तो कल एक हाथ और आगे बढ़ जाते हैं। योगी कल कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना, शस्त्र उठाना हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं, और आपको मालूम है वो किनसे मुखातिब है, किनसे बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ना और हमको हमारे महापुरुषों को गाली देना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी पैदाशी हक है, उनको चेतावनी दे रहा हूं, ठीक से हो जाओ वरना सही नहीं रहोगे। और जहां जहां योगी जी ने चुनाव प्रचार किया है वहां वहां बीजेपी जीती है। और राहुल गांधी की बात करें तो हरियाणा में 12 विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, 8 में तो हार ही गए। उन्होंने तो विजय संकल्प यात्रा भी निकाली थी अनुपम जी, उस यात्रा का भी क्या हुआ? दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। योगी का जम्मू में सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट 90% है, महाराष्ट्र में 65 या 70% है। राहुल गांधी की असफलता रेट 70% है, उनका फेलियर रेट असफलता सक्सेस 90% है। राहुल गांधी तो अब आप समझ लें कि साहब तो उनके कट्टर समर्थक भी उनको नेता नहीं मानते, लेकिन अब ये मजबूरी का सौदा है, किया क्या जाए। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जिनको भाजपा से दिक्कत है, जिनको योगी से दिक्कत है, जिनको मोदी से दिक्कत है, जिनको हिंदुत्व से दिक्कत है, जिनको हिंदुओं से दिक्कत है, और बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा ही जिसको इस देश से भी दिक्कत है। तो साहब उनके पास अगर कोई और चारा नहीं तो घूम फिर के राहुल गांधी के पीछे वो खड़े हो जाते। पर सर बीजेपी ने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 28 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, एक भी नहीं जीता है। भाजपा की देखिए जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी जीत रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देश का पहला चुनाव है कश्मीर में, पहला इलेक्शन 77 साल में जो भारत के संविधान के तहत लड़ा गया, पहला चुनाव। आज तक कश्मीर का संविधान अलग होता था,
इसी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दी थी कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। तो साहब आज तक कश्मीर में जितने चुनाव हुए कश्मीर के संविधान के तहत हुए हैं। ये पहला चुनाव है। सरकार बनती थी ना, पहले तो 6-6 साल के लिए सरकार बनती थी। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री होता था भाई, वहां प्रधानमंत्री होता था, वहां मुख्यमंत्री नहीं, वहां पे प्रधानमंत्री नियुक्त होता था। मतलब वहां पे प्रधानमंत्री का पद था, वहां चीफ मिनिस्टर पद नहीं था। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा के कश्मीर, पूरे कश्मीरियों को भारत के संविधान पे वोट डालने के लिए मजबूर किया। जितने अलगाववादी नेता थे उनसे भारत की संविधान की शपथ दिलवाई, हलफनामा लिया, उनको भारत के संविधान पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। और इसके बाद भी अपने पूरी राजनीतिक यात्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पिछली बार 25 सीट मिली थी, इस बार 29 सीट मिली। कश्मीर में आपको देखे जो हुआ है वो ये है कि साहब पूरे देश में जो मुस्लिम वोट है वो बट नहीं रहा है। उसने योगी वाली बात पहले समझ ली। जैसे आप देखिए अजमुल है, बदरुद्दीन अजमल है, वो 3-4 बार से सांसद हो रहे थे साहब। देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो जीतते हैं। इस बार वो 10 लाख वोट से हारे, कांग्रेस ही जीत गया। आपने देखा MIM बिहार से साफ हो रही है। आपने देखा कि बसपा 0 पे आ गई। मुस्लिम वोट को समझ में आ गया कि भाजपा से लड़ना है तो साफ सारे लोग एक साथ हो जाओ। कश्मीर में उन्होंने हाँ तो कश्मीर में उन्होंने ये किया कि सब के सब एक हो गए। और देखिए इसी के चलते महबूबा मुफ्ती जो पिछली बार 28 सीट पाई थी वो 3 सीट पे रह गई। यहां तक कि उनकी अपनी लड़की इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। तो ये जो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन है उसका असर आपको जरूर नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिसने आज तक मैक्सिमम सीट कश्मीर में केवल 25 निकाली थी, इस बार उन्होंने 29 सीट निकाली। देखें बात को समझने की कोशिश करें। जो पार्टी 370 हटा सकती है, जो पार्टी कश्मीर से राज्य का हिस्सा दर्जा छीन के उसको यूनियन टेरिटरी बना सकती है, जो पार्टी वहां से लद्दाख को काट के एक अलग यूटी बना सकती है, वो पार्टी चाहती तो जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर सकती थी। लेकिन भाजपा का एक ख्वाब है, एक लालच है कि साहब हमको कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री देखना है। इसके चलते वो अभी भी जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चलते हैं। हकीकत है जो डिलिमिटेशन है वहां एकदम फ्रॉड है। कश्मीर में कम से कम 55 से 60 सीटें होनी चाहिए जम्मू में, और कश्मीर में बहुत कम सीटें होनी चाहिए। हकीकत यह है कि आपको जम्मू को अलग स्टेट बनाए के अलावा बनाओ कोई भी चारा नहीं।